सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रामेश्वर और हमारे 30 डेज की सीरीज में हमने कल टॉपिक पढ़ा था टाइफाइड फीवर। हमने पढ़ा था डेफिनेशन, इटियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, इंक्यूबेशन पीरियड कैसा होता है, क्लिनिकल फीचर्स तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या फिर डायग्नोस कैसे करें टाइफाइड फीवर को। तो फिर बेसिकली सबसे पहले तो लैब टेस्ट, सबसे पहले लैब टेस्ट करना चाहिए, ब्लड कल्चर करना चाहिए। ब्लड कल्चर जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड यानी उसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है और उसमें से हमको परफेक्टली इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है बेस्ट इन फर्स्ट वीक में करेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी डायग्नोस होगा। उसके बाद सेरोलॉजिकल टेस्ट में हम कहते हैं विडाल टेस्ट। एक्चुअली विडाल टेस्ट जो है उसमें है कि अभी इसमें कैसा रहता है, विडाल टेस्ट में ओ एंड एच एंटीबॉडीज, ओ और एच एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं हम विडाल टेस्ट के जरिए पॉजिटिव। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो प्रीवियस रिजॉल्व इन्फेक्शन है पेशेंट का सपोज टू बी, वो ट्रीट हो चुका है लेकिन फिर भी इसमें पॉजिटिव दिखाएगा 7 to 10 डेज के बाद भी, और ये लेस स्पेसिफिक है, लेस सेंसिटिव है, इसी के कारण ही इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। उसी के साथ टाइफाइड या रैपिड टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, उसमें हम आईजीजी और आईजीएम को एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। स्टूल और यूरिन के सैंपल्स भी कलेक्ट करने होते हैं कभी कभी कुछ पेशेंट्स में, लेकिन ये कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है तो ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। लेकिन क्रोनिक पेशेंट्स रहेंगे तो उसमें स्टूल और यूरिन सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में सिंपली कहा कि लैब टेस्ट है, ब्लड कल्चर है, सिंपली विडाल कल्चर भी है। विडाल कल्चर ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है टेस्ट, क्योंकि उसमें रिजॉल्व हुआ इन्फेक्शन भी पॉजिटिव दिखा सकता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि रैपिड टेस्ट भी हो सकता है, उसमें आईजीजी आईजीएम टेस्ट करके एंटीबॉडीज को पता लगा जा सकता है। स्टूल और यूरिन कल्चर्स भी हम कलेक्ट कर सकते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में सिफ्ट्रेक्सोन है, उसके बाद अजिथ्रोमाइसिन है। अजिथ्रोमाइसिन कब यूज करेंगे, मान लीजिए सिफ्ट्रेक्सोन का अगर एलर्जिक है या फिर सेंसिटिव है तो फिर उसमें सिजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्यूनोलोन्स में सिफ्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट अगर है तो 500 mg बीडी 10 डेज के लिए दे देंगे। अगर आईवी सिफ्रो है, आईवी में देना है 400 mg डोज होगा, उसको भी बीडी ट्वाइस इन अ डे 10 डेज के लिए दे देंगे। और अगर मान लीजिए कि इन सब में से इन सबको अगर रेजिस्टेंस है, कुछ गरीब देश है जैसे कि पाकिस्तान है, बहुत वहां पर हाइजीनिक हैबिट्स फॉलो नहीं किया जा रहा है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, तो इन सबको अगर रेजिस्टेंस हो गया, मान लीजिए इन सबको अगर रेजिस्टेंस जो है वो हो चुका है, तो फिर इन सब के बाद हम लास्ट में एकदम क्रोनिक है तो फिर मेरोपेनम यूज कर दे। मेरोपेनम का एकदम हायर एंटीबायोटिक रहेगा, वही यूज करेंगे। अगर इन सबको रेजिस्टेंस आ रहा है तो हाईएस्ट एंटीबायोटिक मेरोपेनम। तो सिंपली ट्रीटमेंट में ये एंटीबायोटिक्स, उसके बाद सपोर्टिव केयर दे देंगे। सपोर्टिव केयर में हाइड्रेशन है, क्यों हाइड्रेशन, क्योंकि पेशेंट को डायरिया हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लॉस बॉडी से होगा, तो उसका रिप्लेस करने के लिए हाइड्रेशन। एंटीबायोटिक्स क्योंकि पेशेंट में स्टे ब्लैडर पैटर्न रहता है, सेकेंड वीक में प्रेजेंट रहता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फीवर भी रहता है, तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना होगा, यानी कि खाना भी अच्छे से खा रहे होगा, क्योंकि डायरिया में जो है वो हमारे फीकल मैटर के थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बाहर जाता है, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है मैंडेटरी। तो ट्रीटमेंट में यही देखा, एंटीबायोटिक्स देखे कौन से जोन था, अजिथ्रोमाइसिन है, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन है, टैबलेट होगा तो 500 mg, आईवी सिप्रो होगा तो 400 mg। और इन सबको अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो सिंपली मेरोपेनम सबसे हायर एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे देशों में, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, खाने के भी वांदे हैं। तो फिर प्रिवेंशन में सिंपली यहाँ पर वैक्सीनेशन कर सकते हैं हम टाइफाइड का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीनेशन कर दिया तो 100% उसको टाइफाइड नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने वैक्सीनेशन किया है पेशेंट्स का, लेकिन अगर उसमें हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट, तो उसको हो भी सकता है। अब टाइफाइड कॉन्जुगेटेड एक रहता है, इसमें वैक्सीन प्रीफर्ड जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा कॉन्जुगेटेड वाला, और दूसरा एक ओरल लाइव वैक्सीन रहता है, ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहेगा। उसके बाद वी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन भी रहता है। अब इसमें जो वैक्सीन का ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा मैंने, उसमें फर्स्ट डोज देना होता है और 2 साल के बाद दूसरा डोज होता है। तो इसमें बेसिकली जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक एरियाज है वहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रिवेंशन वैक्सीन से हम कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन के साथ क्या चाहिए, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी फॉलो करना जरूरी है। तो कौन से रहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीनेशन के अलावा,
तो फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ऑब्वियसली फीकोरल रूट है तो फिर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हैंड हाइजीन होना चाहिए, हैंड वॉश करना मस्ट है टॉयलेट के आने के बाद। प्रॉपर सैनिटेशन, खाना खाने के बाद और खाना खाते वक्त भी प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। कुकिंग मेथड्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मेन आपका कुक भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कुक कोई है तो सबको हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स, जो कैरियर्स है, अब ये कैरियर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरियर एक ऐसा रहता है शख्स जिसको खुद वो असिम्टोमेटिक रहता है लेकिन वो खुद दूसरों को फैला सकता है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन। तो क्रोनिक कैरियर स्टेट, अभी क्रोनिक कैरियर स्टेट क्या रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रोनिक कैरियर स्टेट, तो क्रोनिक कैरियर स्टेट में मान लीजिए पर्सन एक्सक्रीट बैक्टीरिया मोर देन 1 ईयर, अगर 1 ईयर से ज्यादा एक्सक्रीट कर रहा है पेशेंट तो फिर वो क्या कहलाएगा, क्रोनिक कैरियर स्टेट। और ये जो साल्मोनेला भाई है उस किसमें छुपे हुए थे, गॉल ब्लैडर में। मोस्ट कॉमनली जो साल्मोनेला है वो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है या फिर गॉल ब्लैडर के डिसीजेस में क्रोनिक कैरियर स्टेट पाई जाती है। एग्जाम्पल मेरी मेलोन, अब ये औरत है मेरी मेलोन, इसके पीछे एक कहानी है। तो मेरी मेलोन जो है वो एक कुक थी ब्रिटिश के जमाने में, और उसने क्या किया था, खुद वो इसकी कैरियर थी, साल्मोनेला टाइफी की कैरियर थी। तो उसने 100 लोगों का कुछ तो खाना बनाती थी होटल में, तो उसके कारण जो है वो 100 लोगों को साल्मोनेला टाइफी हो चुका था। लेकिन उसको तो फिर उस होटल से काम से निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ कारणों से 5-6 महीने के बाद वो बोलती है कि मैं अभी हेल्दी हो गई हूँ, ऐसा वैसा करके वो बोलती है कि हैंड वॉश वगैरह कर रही हूँ अभी, तो मुझे फिर से ले लो। लेकिन फिर से वो जब खाना बनाती है तो फिर से बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है मेरी मेलोन की वजह से। तो ये जो है वो कुक थी और इसने बहुत लोगों की इसकी वजह से जान चली जाती है, क्योंकि ये खुद जो है कैरियर स्टेट में रहती है, बहुत सारे लोगों को सैल्मोनेला का इन्फेक्शन